जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाई एनएस में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने एनिसेंट हिस्ट्री के लिए हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एनिसेंट के बाद हम यहाँ पे मेडिवल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडर्न को। तो ये आपका सेम वैसे ही कंटिन्यूसली जो हमारा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है, सेम उसी में हमारा चलता रहेगा। तो जैसा कि आपको पहले भी बोलता आया हूँ कि अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो चीज़ों को आप लाइक करो, चीज़ों को शेयर करो दूसरे बंदों के साथ। अगर आपको लगता है कोई भी बंदा सीरियसली तैयारी कर रहा है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कोई फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए तो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप जरूर और जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखो, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि आपको क्या डाउट है। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उसको वहां पे सोल्व किया जाए। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसा कि अगर आप सभी को याद ही होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, तो लास्ट लेक्चर में हमने मगध एम्पायर को कंप्लीटली डिस्कस कर दिया था। मगध एम्पायर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मगध एम्पायर। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको याद होना चाहिए, वो था हमारा 546 टू 30 बीसी। नियरली आप ये बोल लो कि आप मतलब कि क्या है, बीसी को खत्म करके आप एडी में एंटर करने वाले हो, ठीक है। तो ये पीछे आप सभी को बिल्कुल ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि आपका जो सबसे पहला टाइम पीरियड है ये है आपका मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या यहाँ पर हम प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, जो हमारा कितना था 2.5 लाख साल से लेके आपका बोल सकते हो 1400 बीसी तक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वैदिक पीरियड को, तो वैदिक पीरियड था आपका 1500 से लेके 600 बीसी तक। उसके बाद हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म, दो नए रिलीजन हमारे ओरिजिन हुआ जिनका इंडिया के अंदर, उनको डिस्कस किया था। और फिर फाइनली हमने मगध एम्पायर को डिस्कस किया था कि महाजनपद आपके क्या होते थे, कैसे जो मगध महाजनपद था उसने बाकी जनपद को हरा के अपना अपना दबदबा है वो वहां पे उस रीजन के अंदर कायम किया। तो इस मगध एम्पायर के अंदर बेसिकली ये 6 डायनेस्टी हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पहली दो को तो हमने फर्स्ट लेक्चर में अंदर डिस्कस किया था, हरण्यका और शिशुनाग। और उसके बाद आपकी जो नंद है, मौर्य है, शुंग है और कन्नव है, ये तीनों की तीनों जो सॉरी चारों की चारों, इनको हम मतलब कि जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें देखो, अगर आप मोस्ट कॉमनली देखते हो तो सबसे ज्यादा जो आपका टाइम पीरियड है वो देखो आपका वो कहाँ पे है, 321 से लेके 184। तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड पर किन्होंने राज किया? मौर्यन ने। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन मौर्यन ने क्या किया था, यहाँ पर एक आदमी थे आपके जिनका पर्सनैलिटी थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाणक्य नाम के। तो इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे इन्होंने आपके जो धनानंद थे उनको पावर से हटा के और चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ का राजा बनाया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या था, इन्होंने अपना हर चीज के लिए एक मतलब कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया हुआ था। तो आज हम उसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है ये राजा है वो राज कैसे करता था। तो बेसिकली ये सारी चीजें वो है आपकी चाणक्य ने ही लिखी थी, अर्थशास्त्र में उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक के बारे में हमने थोड़ा सा जो डिस्कस है वो लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो आज हम उसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अब आपके माइंड में ये आ सकता है, सर हमने मगध एम्पायर को तो वहां पे पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मौर्यन के ही एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबसे पहले जो डेवलप किया गया था, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो वो सबसे फर्स्ट उसके मतलब की रिमेन्स हैं वो आपको इसी एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर ही मिलते हैं, और वो भी आपका जो मौर्यन टाइम पीरियड था इसी के अंदर ही। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इस जो आपका जो लेक्चर है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई इसको मगध एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है तो वो भी चल सकता है, बट मगध के अंदर बाकी भी आपकी 5 डायनेस्टी और आती हैं, तो वो आपका मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर एक स्टिक आंसर नहीं होगा। तो अगर आप उस स्टिक आंसर को चाहते हो जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, तो वो आपका होगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो देखो बेसिकली जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन है, कैसे आपका राजा राज करता था, क्या क्या चीजें होती थी। जैसे आज के दिन भी आप देखते हो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पीएम है मतलब कि सेंटर के अंदर मोदी जी, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमारा क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी आपकी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, सेंटर के अंदर आपका राजा पावर में होता था, उसके अंदर में आपके अलग अलग स्टेट बना दिए जाते थे। हर स्टेट के अंदर आपका क्या होता था, एक गवर्नर बनाया होता था। उन गवर्नर्स के नीचे क्या होते थे आपके मतलब कि जो ऑफिशियल्स थे जो आपके काम करते थे। फिर उसके नीचे अगर हम और भी नीचे जाते हैं तो आपका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता था, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपके क्या होते थे, आपके विलेजेस होते थे। तो ये देखो आपका मतलब कि सब कुछ आपका प्रॉपरली हायरार्की के अंदर था, कोई भी चीज है वो आपकी
ये नहीं थी कि मतलब कि वैसे ही कहीं से उठा के और आपकी रख दी गई है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या थी, मोनार्की थी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी मोनार्की थी। अब ये मोनार्की क्या होती है, अगर आज के दिन हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी, जो आज के दिन हम प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, हर बंदा अपनी एक वोट देगा और वोट के अकॉर्डिंग जो भी कोई बंदा चुन के आएगा वो एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो वो होता है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और फिर ये आपके मिलके आपके पीएम को इलेक्ट करते हैं और ये वाले आपके मिलके सीएम को इलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर क्या था, मोनार्की थी। मोनार्की का मीनिंग क्या है कि राजा का बेटा ही आपका क्या बनेगा, राजा बनेगा, और जो सारी पावर है या जो सारी डिसीजन है इंपॉर्टेंट वो आपके राजा लेता है। लेकिन अब मोनार्की भी यहाँ पे अकेली नहीं थी। मोनार्की को सपोर्ट किया गया था कौटिल्य के द्वारा, किससे, आपकी जो एक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रखी थी। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मंत्री परिषद है, इसका काम क्या था कि ये अपनी सलाह देते थे राजा को, और वो राजा क्या करता था, इनकी सलाह के अकॉर्डिंग जो अपना राज्य है उसको मतलब कि प्रॉपरली वो चलाता था। तो उसकी मतलब कि जितने भी जो रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी उसके काम चलते थे, जो डेली के काम होते थे, तो वो हमेशा क्या करता था, इस मंत्री परिषद को ही की हेल्प से ही वो क्या करता था, उन चीजों को चलाता था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मंत्री परिषद के अंदर आपके क्या क्या कौन कौन आते थे। सबसे पहला आपका पुरोहित, राज पुरोहित। अगर किसी ने मतलब कि जो पुराने सीरियल देखे होंगे तो वहां पर क्या होता था, हर राजा के पास एक पुरोहित होता था जो बेसिकली एस्टिमेट कर लेता था, या मतलब कि जितने भी जो रीति रिवाज है उन सभी के बारे में आपको वो बताता था। उसके बाद एक महामंत्री होता था, एक आपका सेनापति होता था, और राजा का बेटा जो होता था वो युवराज होता था। तो ये मतलब पूरी एक मंत्री परिषद बनी हुई थी, और ये सारे के सारे मिलके क्या करते थे, राजा को अपनी सलाह देते थे। अब उसके बाद यहाँ के जो सिविल सर्वेंट थे, आज के दिन अगर कोई बंदा यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी को क्लियर करने के बाद वो क्या करता है, आईएएस या आपका आईपीएस बन जाता है। बेसिकली मतलब सबसे टॉप यही है। उसके बाद आपका आईएफएस या और भी जो बाकी जो मतलब कि सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जो आपकी ए ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट है वो भी आपके एग्जिस्ट करती हैं। बट बेसिकली जो आपका जितने भी जो आज के दिन जो हम सिविल सर्वेंट की बात करते हैं तो सेम वहां पर भी क्या होते थे, सिविल सर्वेंट होते थे। आज के दिन हम उनको आईएएस और आईपीएस बुलाते हैं, उस टाइम पे उनको बुलाया जाता था अमात्याज। अमात्याज ये आपका एक वर्ड है जिसको उस टाइम के मतलब कि आईपीएस या आईएएस को ये अमात्याज वर्ड दिया गया था, ठीक है। और ये सारे के सारे अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते थे, ये आपके अपॉइंट किए जाते थे। कौटिल्य ने इनके लिए एक सिलेक्शन मेथड बनाया था, और वो इतना ज्यादा रिगरस और इतना ज्यादा हार्ड था कि उसको जो भी कोई क्लियर करता था वो आपका क्या हो जाता था, एज ए अमात्य वहां पे रिक्रूट हो जाता था। तो ये कौटिल्य ने बनाया था। तो अगर कोई पूछे आपसे कि जो आज के दिन हम यूपीएससी का पेपर देते हैं, सबसे पहले आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है जिसके अंदर आपकी बेसिकली 7 पेपर्स होते हैं, उसके बाद आपका एक को इंटरव्यू फेस करना होता है। तो ये जो सारी स्टेज हैं तो इनके जो आपकी स्टार्टिंग है, अगर कोई पूछे आपकी कहां से हुई, तो वो आपका कौटिल्य ने सेट किया था इस पेपर को। और आज के दिन भी इस पेपर को हमारा वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। सबसे ज्यादा जो मतलब कि हार्ड एग्जाम अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, तो आप यूपीएससी को वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका अमात्याज के बाद आपका क्या होता था, समहार्ता होते थे। समहार्ता का मीनिंग क्या है, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता था उसका जो चीफ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, समहार्ता बोलते हैं। आपका सन्निधाता होता था। सन्निधाता का मीनिंग क्या है, जो चीफ कस्टोडियन होता था और स्टेट ट्रेजरी, जो स्टेट का जितना भी जो खजाना होता था, जो टैक्स के थ्रू वहां पर कलेक्ट करते थे, और जो स्टोर हाउस होता था। तो इन दोनों का जो चीफ कस्टोडियन का मीनिंग क्या है, जो इनकी रक्षा करता था, तो इनका जो संरक्षक था उसको ही क्या बोलते थे, सन्निधाता। उसके बाद एक आपका अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष का काम क्या था, जो आपकी कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं आपके वाणिज्य और उद्योग के अंदर, उनको कंट्रोल करता था जो ये ऑफिसर है, ठीक है। जैसे कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, आपका कितना कस्टम ड्यूटी होगी, कितना आपका वेट रहेगा, क्या क्या आपके मेजर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें डिसाइड की जाती थी इस अध्यक्ष के द्वारा। और एक आपका होता था धर्माधिकारी। जैसे आज के दिन हमारा चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वैसे ही जो यहाँ का इनका जो सुप्रीम कोर्ट होता था उसका जो चीफ जस्टिस था उसको ये क्या बोलते थे, धर्माधिकारी, ठीक है। और सेम अगर हम बात करते हैं इस धर्माधिकारी के अंडर में, अगर हम बात करें कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या जेल्स जितनी भी बनी होती थी उनके अंदर मतलब कि उनको सबॉर्डिनेट करने के लिए, इन कोर्ट को सबॉर्डिनेट करने के लिए आपके अमात्याज होते थे। और ये आपके क्या करते थे, इनको आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हो डीएम के साथ। आज के दिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है
तो वो क्या होता है, मतलब कि जो छोटे मोटे लेवल है उसके पास भी इतनी पावर होती है कि वो अपना कोई ना कोई डिसीजन वहां पे दे सकता है। तो बेसिकली ये भी क्या करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उस चीज को आपका कंट्रोल करते थे अमिताभ भी। और ये धर्माधिकारी आपका क्या होता था, ये आपका सेंट्रल लेवल के ऊपर था, चीफ जस्टिस, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता था, कैपिटल के अंदर ही आपका बैठता था। जैसे आज के दिन हमारी दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, और वहीं पर आपका सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, तो वहां पर हमारा क्या है, चीफ जस्टिस वहां पर बैठता है, ठीक है। तो ये था आपका। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आपको क्या बताया था जी, सबसे पहले क्या होता था, आपका एक सेंटर होता था। सेंटर के अंदर में क्या है, आपके स्टेट बने होते थे। तो यहां पर आपकी जितना भी जो मौर्यन आपका एम्पायर था, उस मौर्यन एम्पायर को इन्होंने क्या किया, 4 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। और वो 4 प्रोविंस कौन कौन से थे, तक्षशिला, तक्षशिला के बाद आपका उज्जैन, उज्जैन के बाद है आपका सुवर्णनगरी, और सुवर्णनगरी के बाद है आपका कलिंग। तो ये 4 प्रोविंस बना दिए गए। तो ये टोटल यहाँ पे देखो आपके 4 स्टेट हो गए। तो देखो उसके सेंटर वाले काम को इजी करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, स्टेट में डिवाइड कर दिया। अब हर स्टेट के अंदर क्या था, आपका एक प्रोविंशियल गवर्नर होता था। तो ये आपका गवर्नर है। आज के दिन हम उसको स्टेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको क्या बोला जाता था, प्रोविंस बोला जाता था। और अगर आप आज के दिन जो आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, तो वहां पर आपके स्टेट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, वहां पर वो वर्ड यूज करते हैं प्रोविंस। तो वो प्रोविंस देखो वो भी क्या करते हैं, आपके मौर्यन एम्पायर के अंदर ही जो वर्ड था उसी को वो यूज कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोविंशियल, यहाँ पे क्या होता था, गवर्नर होता था। और ये बेसिकली जो गवर्नर बनाया जाता था यहाँ का, ये हमेशा क्या होता था, आपकी रॉयल फैमिली से ही। रॉयल फैमिली का मीनिंग क्या है, जैसे जो भी कोई आपका राजा होता था, तो राजा के ताऊ का लड़का या राजा के बुआ का लड़का, तो आप देखो परिवारवाद है वो आपका मतलब कि यहीं से आपका निकल के आया है। तो इन चारों के अंदर ये आपका गवर्नर होता था। फिर उसके बाद गवर्नर के नीचे हमारा क्या बताया था, हर स्टेट के अंदर क्या थे, आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट बने होते थे। तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका क्या होता था, उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कि कंट्रोल करने के लिए आपके राजूकाज होते थे। और इन राजूकाज को असिस्ट करने के लिए आपके क्या होते थे, युक्ताज होते थे, जो इनके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल थे। तो राजूकाज आपके क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे, और उनके नीचे जो आपका सबऑर्डिनेट होते थे, जो उनको असिस्ट करते थे राजूकाज को, वो क्या होते थे, युक्ताज होते थे। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो आज के दिन अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर जो उसका पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो अगर आप उसका टेस्ट को क्लियर करते हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मतलब कि क्या है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी, मतलब कि आप स्टेट के अंदर क्या है, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। बट वो किसके अंडर में आते हैं, वो आपके आते हैं आईएएस या आईपीएस के अंदर में, क्योंकि ये क्या है, ये आपके सेंटर है, सेंटर के नीचे आपका स्टेट हो गया। तो बेसिकली आप मतलब कि सेम वही देखो हायरार्की है। अगर आप आज के दिन भी कंपेयर करके देखना चाहते हो, तो सेम वही हायरार्की हमारी चलती आ रही है जो हमारी कभी मौर्यन टाइम के ऊपर होती थी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं प्रोविंस के नीचे आपका क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते थे, आपके विलेजेस होते थे। तो विलेज के अंदर जो आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसको होल्ड करने के लिए वहां पर जो आज के दिन का आपका जो प्रेजेंट डे सरपंच है गांव का, तो वहां पर उस सरपंच को क्या बोलते थे, वो बोलते थे उसको ग्रामीणी। तो ग्रामीणी होता था। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं, जो सुपरवाइज करता था 10 से लेके 15 गांवों का, तो एक हेड बना दिया जाता था उन्हीं सरपंच में से छांट के, जो थोड़ा सा ज्यादा फेमस या जो आपका एक इलाइट पीपल होता था, तो उसको बोलते थे गोपा। तो आपके मतलब ये क्या है, देखो ग्रामीणी तो क्या होगा, ये आपका हर विलेज के अंदर आपको एक मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 से लेकर जो 15 विलेज, अगर हम बात करते हैं, हमने बोल दिया कि एक तहसील होगी या एक तालुका होगी, तो ये मतलब कि तहसील का मीनिंग क्या है, तहसील के अंदर क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील आ गई। तो आप बोल सकते हो एक तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं उनके अंदर क्या होगा, आपका गोपा होगा, जो सारे जितने भी जो आपके ये ग्रामीणी हैं, जो आपके सरपंच हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, देखो सुपरवाइज वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देख ली, उसके बाद आपकी स्टेट और लोकल गवर्नमेंट देख ली है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मौर्यन टाइम के अंदर जो जो आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो जो चीजें बनाई गई। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज तो मतलब कि सबसे फर्स्ट टाइम यूज ऑफ स्टोन किया गया था टू मेक द मोन्यूमेंट। आपके जितने भी जो मोन्यूमेंट बनाए गए हैं उन सभी को बनाने के लिए यहाँ पर पत्थर का यूज किया गया है। किसके टाइम पीरियड में, अशोक के टाइम पीरियड में। तो आप देखो याद करो, अगर आपको अशोक का टाइम पीरियड याद आ रहा है, तो अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं, तो आपका जो एक कलिंग को छोड़ के, मतलब कि आपका कलिंग था यहाँ पे, तो इसने पूरे इंडिया को ही ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। और ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाला जो आपका पाकिस्तान का रीजन है, प्लस आपका थोड़ा बहुत आपका अफगानिस्तान वाला रीजन भी, तो यहाँ पर सारे में क्या था, ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, ये वाला। तो इसको छोड़ के आप बोल सकते हो कि सारे के सारे इंडिया के ऊपर क्या था, अशोक का ये आपका राज होता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था, ये आपके हाईली पॉलिश्ड एंड मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब क्या है, सिंगल पत्थर के ऊपर।
मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल। लिथिक का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर आपका। तो पत्थर के ऊपर आपके क्या होते थे, वो बनाए जाते थे और ये आपकी सारी की सारी बहुत ही ज्यादा हाईली पॉलिश्ड होती थी। और स्लाइटली टेपर रॉक पिलर, टेपर का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कि दो मैंने पैरेलल लाइन खींच दी है, तो अब ये क्या है, बिल्कुल आपकी पैरेलल लाइन होगी, सीधी है। लेकिन टेपर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये, अब ये क्या है, नीचे इसकी देखो आपका जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है, ऊपर इसकी लेंथ क्या है, कम है। तो हम इसको क्या करते जा रहे हैं, टेपर करते जा रहे हैं। या हमारा, अगर आप बात कर सकते हो, मैंने एक तो बना दिया आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होंगे, सारी की सारी साइड्स आपकी 90 डिग्री के ऊपर होती हैं, लेकिन टेपर क्या होती हैं, हमेशा इंक्लाइंड होती हैं। तो आपकी जितने भी जो रोक पिलर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टेपर शेप में हैं। टेपर का मीनिंग क्या है, ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे उनकी जो लेंथ है, सॉरी उनकी जो विड्थ है, वो आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को मतलब कि जो पिलर मिलते हैं, वो एक तो है आपका सारनाथ पिलर। अब सारनाथ पिलर के अंदर हमारा क्या है, जो हमारा आज के दिन का जो नेशनल एम्बलम है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, आप सभी ने देखा ही होगा, 4 लोयन हैं जो एक दूसरे के मतलब की पीठ के साथ पीठ करके खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग हैं। उसके बाद विद स्मॉल लोयन, वहां पर आपका मतलब कि छोटे छोटे मतलब कि शेर भी बनाए गए हैं, हाथी भी हैं, बैल भी हैं, हॉर्स भी हैं। अगर आप देखो इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखो आपके 4 लोयन हो गए, नीचे आपका ये शेर, हाथी और पीछे आपका बैल। और ये देखो यहाँ से मतलब कि आपका ये है आपका अशोक चक्र, ठीक है। तो देखो आपका नेशनल एम्बलम है और ये आपका क्या है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर ये आपका बना हुआ है। तो अगर आप इसको और भी अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ये फर्स्ट शेर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड है, और पीछे की साइड जो बैक साइड आप देखोगे वो आपका क्या है, फोर्थ है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या है, लोमाद ऋषि की जो केव हैं, ये आपकी बोध गया के अंदर हैं। तो इनके अंदर क्या है आपकी, देखो मतलब कि जो ये आपकी पॉलिशिंग है, हाईली पॉलिशिंग, तो ये उनको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो ये बेसिकली आपकी जो बार्बर हिल है उसके अंदर ये आपकी बनाई गई हैं। और ये सारी की सारी क्या है, आजीविका सेक्ट को फॉलो करने वाले लोगों ने बनाई हैं। आजीविका सेक्ट क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो जो अशोक के फादर थे, अशोक के फादर थे आपके बिंदुसार। तो बिंदुसार क्या थे, आजीविका फिलोसफी को फॉलो करते थे कि एवरीथिंग इज फेट, सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको मिलना था। मतलब कि वो क्या है, कर्मा के अंदर बिलीव नहीं करते थे। लेकिन आज के दिन हम जो प्रेजेंट डे जो भी हिंदूज हैं वो आपके क्या करते हैं, गीता को फॉलो करके, गीता उपदेश में बोला गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जो आजीविका फिलोसफी के आदमी होते हैं, ये क्या बोलते हैं कि भाई जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है ना वो आपका होगा ही होगा। एवरीथिंग इज फेट, सब कुछ किस्मत में लिखवा के लेके आता है आदमी, आपके कर्म से मतलब कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखो दोनों अलग अलग वो थ्योरी हैं। कुछ बंदे आपके मतलब कि कर्म को फॉलो करते हैं, कुछ आपके मतलब कि फेथ को फॉलो करके आजीविका को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके क्या है, बहुत ही, अगर ये देखो आप लोमाद ऋषि की केव को देखना चाहते हो तो ये देखो आपका ये लोमाद ऋषि की केव है। और अगर आप इसको अंदर से देखना चाहते हो तो ये देखो कितनी बढ़िया से इसकी पॉलिशिंग की गई है उस टाइम के अंदर, ठीक है। और ये भी आपकी मतलब कि वो लोमाद केव की उन्हीं को दिखाया गया है आपका यहाँ पर भी। तो उसके लास्ट में आपके क्या है, आपके यहाँ पर जो कुम्हरार के अंदर, कुम्हरार आपका कहाँ पे है, पटना के बिल्कुल पास में है। तो वहां पर आपके मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े मतलब कि जो पिल्लर बनाए गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन पिल्लर के ऊपर आपके क्या थे, महल खड़े किए जाते थे। आज के दिन भी आप प्रेजेंट डे आप टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हो, आपका मतलब कि यहाँ पर क्या है, वो यहाँ के आर्किटेक्चर को दिखा रहा है। ये देखो वो कितना सॉलिड बेस तैयार करते थे। अगर हम आज के दिन प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर हम खड़े हुए हैं 2022 के अंदर, आप अगर कोई भी जो मतलब कि नई बिल्डिंग बनाते हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको बेस प्रोवाइड करते हैं नीचे मतलब कि आपके अलग अलग मतलब ये बना के, और इन्हीं के अराउंड में हम क्या करते हैं, पूरी बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो देखो कितना पुराने टाइम से उनका जो आर्किटेक्चर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं स्तूप के बारे में। तो देखो ये मतलब कि सारा का सारा ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले तो देखो, शायद आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। एक तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड हैं आपके, सबसे पहला तो है आपका स्तूप और दूसरा होता है आपका चैत्य। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो स्तूप का तो मीनिंग क्या होता है, ये आपकी एक डोम शेप बिल्डिंग होती है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट की, जहां पर क्या है, भगवान बुद्ध के कोई ना कोई अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपके जो भिक्षु होते हैं, जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आके अपनी प्रार्थना करते हैं या अपनी मेडिटेशन करते हैं, भगवान बुद्ध के ऊपर मतलब कि ध्यान लगाते हैं। तो ये बेसिकली बोल सकते हो कि ये इनके लिए एक मंदिर है इनका, ठीक है। उसके बाद जब मंदिर में भिक्षु अपना मतलब कि जो पूजा पाठ करके जब वो मतलब कि रात को रेस्ट करते हैं या जो सोते हैं, जो अपनी डेली जो दिनचर्या के जो काम करते हैं, तो उसके लिए क्या बने होते हैं, चैत्य बने होते हैं। तो वाइल्ड चैत्य क्या होता है, आपका रिसाइडिंग प्लेस, जहां पर वो बुद्धिस्ट भिक्षु आपके रहते हैं। और ये आपका क्या है, एक एज ए मंदिर होता है आपका, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। स्तूप जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं, एक डोम से बिल्डिंग होती है। ये देखो, अगर आप इसको देखना चाहते हो, जो आपका सांची का स्तूप है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये देखो आपके ऊपर, ये आपकी है डोम शेप बिल्डिंग, ऊपर ये देखो एक डोम की शेप में बना दी गई है, ठीक है। तो ये आपका सांची का स्तूप है, ठीक है। तो ये स्तूप का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपके भगवान बुद्ध के कुछ ना कुछ अवशेष है इसके अंदर, जहाँ पर जाके जितने भी जो भिक्षु हैं या जितने भी आपके जो मोंक हैं, वो जाके अपना क्या करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, जैसे भी जो इनके रीति रिवाज होते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। और चैत्य के अंदर ये क्या होते हैं, अपना जो डेली के जो आपके रूटीन के जो इनके वर्क होते हैं वो इनको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ चैत्य और विहार हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मतलब बिल्ड किए गए थे उस टाइम पे। और वो सारे के सारे क्या थे, हाईली पॉलिश्ड बाई मोंक। जो भी यहाँ पे मोंक रहते थे उन्होंने उनको क्या कर रखा था, हाईली पॉलिश्ड थे वो यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर, फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते, मतलब कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ब्रिक्स का तो यूज वहां पर भी किया गया है बिल्कुल। बट यहाँ पर क्या था, ब्रंट ब्रिक्स। ब्रंट ब्रिक का मतलब क्या होता है, पहले जो आपकी ईंटें होती थी उनको मतलब कि आग के अंदर जलाया नहीं जाता था। आज के दिन भी अगर आप मॉडर्न डे आप किसी भी भट्ठे के अंदर जाते हो, भट्ठे का मीनिंग क्या होता है, जहां पर ईंटों को बनाया जाता है। तो इन ईंटों को बनाने के लिए वहां पर वो क्या करते हैं, पहले तो मिट्टी से वो मतलब कि एक ब्रिक बना देते हैं, भाई मिट्टी की वो बनी हुई है। फिर उसको वो क्या करते हैं, आग के अंदर सेकते हैं, उनको जला देते हैं, ताकि वो क्या हो, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। तो उसको मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आप वो क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, ठीक है। तो जलाने का मीनिंग क्या है, आग के अंदर वो मतलब कि जल के बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं आपकी, ठीक है। तो आगे मतलब कि जितनी भी जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, जो भी जो रिंग वेल टाइप की जो शेप बनाई गई है, उन सभी के अंदर आपकी क्या है, ब्रंट ब्रिक का यूज हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पंच्ड कॉइन। आपके पंच्ड कॉइन भी बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। और टेराकोटा आर्टिक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट ये देखो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हो। ये तो हो गया आपके पंच्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन आपके आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखो ये आपको मिल रहे हैं, गोल्ड के भी हैं, सिल्वर के भी हैं, आपके अलग अलग वो आपके कॉइन्स मिलते हैं। और ये देखो जितने भी आपके मतलब कि जो भी पॉलिशिंग देखो आप यहाँ पे, सभी के सभी मिट्टी से बनाए गए हैं। और ये आपकी सारी आर्टिक्राफ्ट, मतलब कि कोई मूर्तियां बना दी या और कोई फिगर बना दिया, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपका अगर हम टेराकोटा की बात करते हैं तो टेराकोटा का मीनिंग क्या होता है, जो आपकी मिट्टी होती है, तो मिट्टी को वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सेक देते हैं, मतलब कि आप मतलब उसको ये बोलो कि आंच में, या जो आपकी जो आग है उसके अंदर अगर उसको हम थोड़ा सा सिकाई कर देते हैं, तो उसको हम एज ए मतलब कि टेराकोटा मान के चल रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ और आर्किटेक्ट, ये आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये आपका आर्ट के अंदर इंक्लूड हो रहा है आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडिक्ट्स ऑफ अशोक। तो अशोक ने क्या किया था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शिलालेख बनाई गई थी, और सभी शिलालेखों पे उन्होंने मतलब कि आदमियों को क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं, या मतलब कि राजा के लिए मतलब कि क्या क्या काम होते हैं, राजा ने कहाँ कहाँ पर जीता, तो ये उन्होंने क्या किया था, अलग अलग शिलालेख बनाई हुई थी और उनके अंदर ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई थी। तो टोटल मतलब कि 33 इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, इंस्क्रिप्टेड पिलर। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दिया गया था इनके ऊपर, और इन लिखे हुए को पहली बार आपका मतलब कि फर्स्ट टाइम जो इनको समझा था किसी ने, वो आपके कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया था, जो अशोक की जो पहली जो मतलब की जो इंस्क्रिप्शन थी उसको समझा था। फर्स्ट टाइम उसको कोई समझने वाला जो इंसान था वो कौन था, आपका जेम्स आपका प्रिंसेप था, ठीक है। उसके बाद अब इनके ऊपर लिखने के लिए कौन सी भाषा का यूज किया गया है, तो आपकी जो लिपि है वो आपकी क्या है, ब्राह्मणी लिपि है। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन आपका कौन सा होगा, ये आपका नॉर्थ साइड है इंडिया की, और ये आपकी वेस्ट है, राजस्थान वाली या गुजरात वाली साइड। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, जहां पर आज के दिन आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ये जो लाई करते हैं, तो ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट रीजन। अब यहाँ पर ये आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन क्यों मिलता है, क्योंकि आप याद करो, अगर आपको याद आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, जितना भी जो आपका पर्शियन एम्पायर था, उसने यहाँ पे क्या किया है, एक दो बार हमारे ऊपर अटैक किया। तो पर्शियन क्या करते थे, खारतोसी स्क्रिप्ट का यूज करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर उनकी मतलब की थोड़ी सी झलक हमारे को देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी इस नॉर्थ वेस्ट रीजन को छोड़ के और बाकी जो इंडिया का रीजन है, वहां पर सारे के सारे में आपको ब्रह्मी लिपि का ही यूज आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद जो अशोक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, उसने जितनी भी जो एडिक्ट है ना, उनमें से एक तो मस्की जो कर्नाटका वाली या एक दो को छोड़ के सभी के ऊपर उन्होंने कहीं पर भी अपने प्रॉपर नाम का, जो उनका एग्जैक्ट नाम था अशोक, इस नाम का यूज उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो ये देखो, आपने लास्ट लेक्चर में भी जब आपको बताया गया था, इसकी फिलोसफी क्या थी कि पैटर्नल किंगशिप, कि मैं ही सभी जो मतलब मेरी जनता है उनके लिए मैं एज ए फादर हूं सभी का, ठीक है। उसके बाद बाकी और उन सभी जो आपके मतलब कि जितने भी शिलालेख हैं उनके ऊपर इसने क्या वर्ड यूज किया है, वहां पर उसने ये वर्ड यूज किया है
देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी का मीनिंग क्या होता है? डियर टू गॉड, जो आपका भगवान का प्यारा हो। तो इस वर्ड को इन्होंने शिलालेख के ऊपर यूज किया है। मतलब कि अशोक आपको बहुत कम जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, बाकी जगह पे अगर आपको कहीं पर देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ मिले तो इसका मीनिंग क्या है? ये आपका डियर टू गॉड, वो अशोक के बारे में ही वहां पे बात कर रहे हैं। तो ये कुछ शिलालेख हैं आपकी। तो अब शिलालेख देखो, टोटल जो आपको 33 बताई गई थी, तो ये देखो आपके पूरे इंडिया के अंदर। अब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर इन 2-3 के अंदर आप बोल सकते हो कि खारदोसी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है, बाकी सभी के अंदर आपकी क्या है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ये देखो आपकी कलसी होगी, दिल्ली होगी, आपका मेरठ हो गया। तो ये देखो आप सारी की सारी वो देख सकते हो। और मैंने बताया था सिर्फ इस रीजन को छोड़ के, ये वाला रीजन आपका कौन सा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये आपका क्या था? आपका मौर्यन एम्पायर के अंदर इंक्लूड नहीं था। इसको छोड़ के आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इंडिया आपका क्या था? आपका अशोक के अंडर में या आपका मौर्यन एम्पायर के अंडर में आता था। तो ये देखो आपकी सारी की सारी, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर, अगर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो आपकी क्या है? मेजर रॉक एडिक्ट्स। वहां पर क्या है? पत्थर के ऊपर लिखा गया है आपका, जो आपकी रॉक्स है उनके ऊपर। उसके बाद पिलर एडिक्स का आपकी कहाँ पर मिलती है, माइनर रॉक एडिक्स का आपकी कहाँ पर मिलती है, और टेरिटोरियल आपकी लिमिट्स कहाँ, वो सारी चीजें बताई हुई हैं। इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1-2 को याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लिटरेरी सोर्स हमारे को मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या क्या मिलते हैं। लिटरेरी सोर्स का मीनिंग क्या है? याद करो, जब हमने बताई थी कि हमारा जैसे ही आपका आर्यन का इन्वेजन होता है, यहाँ पे इन्वेजन बोलो उसको या माइग्रेशन बोलो, तो आर्यन के साथ ही हमारी पोस्ट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट का मीनिंग क्या है? अब इसके लिए हमारे को आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो मिले ही मिलेंगे, बट साथ में उसके लिटरेरी सोर्स भी मिलेंगे। तो वो लिटरेरी सोर्स हमारे को यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? तो सबसे पहला तो आपका अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा था? कौटिल्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो या आपका चाणक्य बोलो, ये तीनों जो नेम है वो सेम ही पर्सनैलिटी के लिए यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में सभी कुछ आपका लिखा हुआ था, जो डिटेल में शायद आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने अर्थशास्त्र के अंदर बताया हुआ है। टोटल इसके अंदर 15 बुक है, 180 चैप्टर हैं, और वो किस किस चीज के बारे में बताते हैं तो वो वहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपके जो विशाखादत्त थे, इन्होंने यहाँ पर मुद्रा राक्षस लिखी। और आपके मैगस्थनीज, देखो मैगस्थनीज आपके क्या थे? जब आपका चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या था? जो आपके ग्रीक रूलर थे, उन्होंने क्या किया था? अपना एम्बेसडर भेजा था यहाँ पे इसके दरबार के अंदर। तो वो कौन थे? वो मैगस्थनीज थे। और मैगस्थनीज ने अपनी एक मतलब की बुक लिखी है, इंडिका। और ये इंडिका बुक आज के दिन भी, जो हमारा प्रेजेंट डे, अगर हमारे हिस्ट्री के अंदर कुछ भी चीज हमारे को देखनी होती है तो हम इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं कि भाई इंडिका के अंदर जो लिखा गया होगा एनिसेंट हिस्ट्री के टाइम पे, हम उसी को सच मानते हैं। हम आज भी इसको रेफरेंस बुक को का दर्जा देते हैं। तो ये आपकी किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी, मौर्यन एम्पायर है पूरे इंडिया के ऊपर राज करता था। जैसे जैसे देखो हर चीज की जो सक्सेस पहुंचती है वो एक पीक के ऊपर पहुंच जाता है, तो उस पीक के बाद आपका क्या होता है? डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही आपका जो मौर्यन एम्पायर है उसके भी डिक्लाइन के आपके बहुत से रीजन है। तो सबसे पहला तो आपकी अशोक प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी। याद होगा आपको, कलिंग का वार हुआ, वहां पर बहुत ही ज्यादा खून बहा, जिसके बाद इसने क्या किया? बिल्कुल ही चेंज करके बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। अब वो कैसे अपनाया वो भी ठीक है, मतलब कि पहले ले वॉरशिपर बने, उसके बाद ये मोंक बन गए, और इन्होंने हंटिंग को भी छोड़ दिया। और इन्होंने जो मतलब कि आपका जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है उसको छोड़ के इन्होंने क्या किया? कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो इसकी जो बुद्धिस्ट पॉलिसी है उसकी वजह से आपका दूसरा, इसके जो सक्सेसर थे जितने भी, जो इसके मतलब कि जो वंशज आए, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो क्या निकले? बहुत ही ज्यादा वीक निकले। उसके बाद आपका जो सैक्रिफाइस थे या जो आपके रिचुअल थे वो क्या हो रहे थे? सारे के सारे प्रोहिबिट कर दिए थे अशोक ने, क्योंकि बुद्धिस्ट के अंदर तो क्या है? अहिंसा को फॉलो किया जाता था। अब इसकी वजह से आपका अब क्या है? जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने क्या किया? आपका विरोध करना स्टार्ट किया। अब विरोध की वजह से क्या हुआ? जो आपके लास्ट आपका नेक्स्ट जो डायनेस्टी है मौर्यन के बाद, शुंग डायनेस्टी, तो ये आपकी क्या होती है? इसका रिवाइवल होता है। यहाँ से रिवाइवल कैसे होता है? जो लास्ट आपका मौर्यन रूलर था बृहदत्त, उसको इसने मार दिया, और मार के मतलब कि शुंग एम्पायर को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज स्टार्ट हो गए थे, ये कब स्टार्ट हुए? जब आपका अशोक था ना, अशोक के टाइम पे तो ये नहीं हुए, लेकिन जैसे ही आपका अशोक का शासनकाल खत्म होता है तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? अमिताज ने, जो इनके सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने क्या किया? बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और अपनी पावर का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? लोगों के अंदर आपका रोष हो गया और उन्होंने क्या किया? अलग होना स्टार्ट कर दिया मौर्यन एम्पायर से। फिर अशोक की डेथ के बाद आपका क्या हुआ? मतलब कि जो आपका 2 डिवीजन बन गई थी आपकी, एक तो वेस्टर्न डिवीजन और दूसरी आपकी ईस्टर्न डिवीजन।
तो ईस्टर्न तो ठीक है, वो फिर भी मतलब मगध के कंट्रोल में ही रही, लेकिन वेस्टर्न के ऊपर अब आपका क्या होगा, बाहर से हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण होंगे और जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, आउटर वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट होगा। देखो जब तक मतलब कि हम यूनाइटेड थे, अगर हम एक थे, देखो सिंगल पावर थे अशोक के टाइम पे, तो वो क्या था मतलब कि बाहर से कोई भी आदमी है वो अटैक करते हुए डरेगा, यार ये तो बहुत ही बड़ी आर्मी है इसकी। देखो अलेक्जेंडर तक था, वो भी मतलब कि धनानंद की आर्मी के बारे में उसने सुना था कि हाथी का यूज करते हैं और इतनी बड़ी आर्मी है, तो उसको देखो डर लग गया, इसीलिए उसने क्या किया, एक वो भी फैक्टर था। बाकी और भी अलग अलग फैक्टर थे कि अलेक्जेंडर ने मतलब कि इंडिया के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है मतलब कि ठीक है, उसको भी लगा था कि देखो आगे भी मतलब कि बहुत ही बड़ी आर्मी है, तो जब तक हम यूनाइटेड रहे तब तक देखो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे। लेकिन जैसे ही मतलब कि आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, तो सेम वही है जो एकता में बल है। अगर आपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक फादर अपने बेटों को बोलता है कि आप एक काम करो, लकड़ी लेके आओ। एक सिंगल लकड़ी को तोड़ना बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, 5 या 6 लकड़ी को एक साथ अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। तो सेम वही है, जब तक हम यूनाइटेड थे किसी ने अटैक नहीं किया, लेकिन बाद में हम क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर फौरन अटैक होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद अब ये देखो, वेस्टर्न को, जो वेस्टर्न रीजन है आपका, उसको तो जीत ही लिया किसने, बैक्टीरियन ने। अब ये बैक्टीरियन कौन है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, अब आयरन का यूज क्या है पूरे मतलब कि एरिया के अंदर बहुत बढ़िया से, तो उसकी वजह से क्या है, और भी अलग अलग जो आपके नए और पावरफुल किंगडम है वो आपके निकल के आए। और उसके बाद क्या था, जो इन्होंने मतलब कि जो सबसे बड़ी उनकी जो भूल मानी जाती है, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो आउटर वर्ल्ड से जो अटैक हुए वो वहीं से हुए हैं, तो वहां पर इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो अशोक के जाने के बाद। तो इसी वजह से क्या हुआ यहाँ पर। लेकिन देखो अगर आपको याद आ रहा हो तो अशोक से पहले इनके जो फादर थे बिंदुसार के बाद जो उनके फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने क्या था, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए हुए थे। इन्होंने अपना राजदूत भेज रखा था। इसके टाइम पे आपका मैग्स्थनीज था, और वैसे ही अगर आप देखते हो तो बिंदुसार के टाइम पे भी इन्होंने अपना वो राजदूत भेजा था। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन, आप ये बताओ कि जो बिंदुसार के टाइम पे जो ग्रीक एम्पायर है, जो हमारे यहाँ पे जो मतलब कि राजदूत आया था, उनका क्या नाम था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कॉमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसी के साथ जो मौर्यन एम्पायर है उसका डिक्लाइन हो जाता है। अब मौर्यन एम्पायर के बाद आपका एक मतलब कि नया आपका एम्पायर आता है जिसको हम बोलते हैं सातवाहन। तो सातवाहन ने क्या किया था, जो लास्ट में आपका जो कन्नव था, जो इनकी लास्ट डायनेस्टी थी, ये आपका शुंग डायनेस्टी होगी, शुंग के बाद लास्ट में कौन आया, कन्नव। तो वासुदेव कन्नव को मार के आपका क्या था, सातवाहन एम्पायर ने अपना मतलब कि क्या किया था, राज्य यहाँ पे स्थापित किया था। मगध को मतलब कि उसने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो ये था आपका ऑल अबाउट योर मौर्यन एम्पायर। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। उस डाउट को जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में या आपको मतलब कि पर्सनली कैसे ना कैसे करके आपका वो डाउट है वो सोल्व किया जाएगा। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो चीजों को आप लाइक कर सकते हो, शेयर करो, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब देखो शेयर का मीनिंग क्या है, अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके साथ अगर और भी कोई बंदा है, अगर वो भी पढ़ना चाहता है सीरियसली, अगर वो अपनी स्टडीज को लेके चल रहा है, तो वो आप इस लेक्चर को उसके साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। हाँ, अगर आपको इन सभी चीजों की कोई भी जो नोट्स हैं, जितने भी आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं, उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपका एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है GS/NS, आप इसके ऊपर जाके उन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।